हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मिशन आश्रम वाला बाबा का चौथा भाग। बस, बाल योगी गला फाड़कर चीखा। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। इस हरामजादे नौटियाल ने तो सभी सीमाएं पार कर दी। मैं एक शख्स को अब बिल्कुल नहीं झेल सकता। आप लोग बताओ, झेल सकते हो क्या? रात के लगभग 2 बजे थे। अपने एयर कंडीशन बेडरूम में लैपटॉप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल था बाल योगी। इस कॉन्फ्रेंसिंग में उसके अलावा 5 लोग और थे, जिनमें 2 स्त्रियां भी शामिल थीं। इनमें से केवल बाल योगी ही बोले जा रहा था, जबकि शेष 5 बेहद गंभीर होकर उसकी बातों को सुने जा रहे थे। हरामजादा गंदी नाली का कीड़ा। बाल योगी लगातार चीखता चला जा रहा था। कहता है मेरे कान पकड़कर 2 लप्पड़ लगाकर यहाँ से भगा देगा और मेरी जगह उस छोकरे को बिठा देगा, जैसे ये आश्रम उसके बाप की जागीर है। वह मालिक है इस आश्रम का और मैं उसका जर खरीद गुलाम हूँ। जी तो चाहता है उसकी बोटी बोटी काट कर चील कौओं को खिलाऊं। अरे तुम लोग चुप क्यों? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे जो आज मेरे साथ है, कल तुम्हारे साथ भी तो होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो बाकी 5 महानुभाव थे, उनमें से एक था श्री श्री 1008 योगाचार्य स्वामी पूज्यानंद महाराज। उम्र थी लगभग 60 साल, लेकिन लगता था 40 का। आंखें बिल्कुल छोटी छोटी थी, सिर गंजा था, जबकि चेहरे पर सफ़ेद और काली घनी दाढ़ी मूछें थी। शरीर गठा हुआ था तथा देखने में किसी अखाड़े का पहलवान लगता था। शरीर पर गेरुआ वस्त्र था। इसका मुख्य आश्रम अहमदाबाद में था। दूसरा था श्री श्री 1008 धर्माचार्य स्वामी सच्चिदानंद महाराज। उम्र थी 55 साल। देखने में उम्र से कुछ बड़ा ही लगता था। सिर पर लंबी लंबी सफ़ेद रंग की जटाएं थी। चेहरे पर घास फूस जैसी दाढ़ी मूछें, लेकिन अंगारों की तरह दहकती हुई आंखें, जैसे किसी को जलाकर भस्म कर देगा। शरीर पर सफ़ेद वस्त्र था। इसका मुख्य आश्रम ऋषिकेश में था। तीसरा था श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्रद्धानंद महाराज। उम्र 80 से भी अधिक। शरीर जर्जर होकर जवाब दे रहा था। चलते समय टांगें कांपती थी। सिर के बाल उड़ चुके थे तथा दाढ़ी की एक गांठ बनाकर थोड़ी के नीचे लटका रखी थी। शरीर पर आसमानी रंग का चोगा था। इसका मुख्य आश्रम जोधपुर में था। चौथी थी बाल तपस्विनी साध्वी देवी पवित्रा सिंह। बिल्कुल यंग एंड स्मार्ट, बहुत ही तेज तर्रार और यौवन से भरी हुई दमकते चेहरे वाली। उम्र हालांकि 40 से अधिक थी, मगर क्या मजाल जो 25 से अधिक की लगती हो। गोरी चिट्टी और खूबसूरत चेहरे वाली ट्रिम स्लिम साध्वी। सिर पर बालों का एक बड़ा जूड़ा और बदन पर सफ़ेद साड़ी। इसका मुख्य आश्रम पूना में था। और पांचवी थी योग चारणी माँ करुणामयी सरस्वती। देखने में ममता, वात्सल्य व अपनत्व की मूरत। उम्र 50 से अधिक। सिर के आधे बाल सफ़ेद। चेहरा बेहद आकर्षक मगर मामूली सांवला तथा भरा हुआ बदन। उसके सिर के बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे, जिन्हें वह झटके मार मार कर पीछे कर रही थी। इसका मुख्य आश्रम अयोध्या में था। अब आप में से कोई बोलेगा या सिर्फ मैं ही बोलता रहूंगा? बाल योगी उन 5 के चेहरे बारी बारी घूरते हुए एक बार फिर चीखा। क्या मैं ये समझूं कि आपने नौटियाल की गुलामी स्वीकार कर ली है? उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलने को तैयार नहीं हूँ। मैं बोलती हूँ। इस बात तेज तर्रार साध्वी पवित्रा सिंह अपनी खनकती आवाज़ में बोली। इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इन चारों के पास बोलने को कुछ है नहीं। बोलने को कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि नौटियाल के अलावा इनके पास और कोई विकल्प नहीं है। इन लोगों ने अपना बिजनेस चलाना है। बिजनेस चलाने के लिए नौटियाल की हर शर्त मानने पर मजबूर है। तू नहीं है क्या? इस पर साध्वी करुणामयी भड़क कर कहने लगी। ये बाल योगी नहीं है क्या? तुम दोनों के पास है कोई विकल्प? तुम दोनों बिजनेस नहीं चलाते हो क्या? क्या तुम क्या तुम लोग नौटियाल की हर शर्त मानने पर मजबूर नहीं हो? बेकार में भड़को मत मम्मी। पवित्रा खनक पड़ी। मैं मानती हूँ कि ये स्थिति हम दोनों के साथ भी है, लेकिन हम किसी विकल्प पर विचार तो कर रहे हैं। नौटियाल का कोई इलाज तो सोच रहे हैं, लेकिन तुम चारों तो बुत बनकर बैठे हो। तो क्या करें? बूढ़ा श्रद्धानंद खांसते हुए बोला। तुम ही बता दो। यही तो मैं कह रही हूँ बाबा, करुणामयी कहने लगी। हम बिजनेस चलाते हैं और बिजनेस को सेफ रखने के लिए नौटियाल को मोटी रकम देते हैं, और ये देनी ही होगी। इसका कोई विकल्प नहीं है। रकम देने से हमें कहाँ इनकार है? बाल योगी इस बार और ज़्यादा जोर से चीखा। रकम तो हम देते ही आ रहे हैं, लेकिन वह आश्रम पर अपना अधिकार क्यों जमाता है? हमें कान पकड़कर लप्पड़ मारकर बाहर करने की बात है क्यों करता है? ज़बरदस्ती हमसे अलग से मोटी रकम क्यों मांगता है? कान पकड़कर लप्पड़ मारने की बात तो उसने तुमसे कही है। करुणामयी सिर झुकाकर बोली। किसी और से तो नहीं कही। ना ही किसी के कान पकड़कर और 2 लप्पड़ मारकर आश्रम से बाहर किया है। तो कह देगा। आज मुझे कहा है तो कल को तुम्हें भी कह देगा। वह किसी का रिश्तेदार है क्या? मेरा ख्याल हम बेकार में लड़ रहे हैं। तभी पूज्यानंद अपनी गंजी खोपड़ी पर हाथ फिराते हुए बीच में बोला। और हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए। बहुत देर बाद अपनी चोंच खोलिए गंजे। करुणामयी जल भन गई और बोला। भी तो क्या बोला? प्रवचन ही देना शुरू कर दिया। साले ये प्रवचन को सुना। प्रवचन दुनिया को सुना जिसमें धेले की अकल नहीं है, जिसका काम ही पाखंड और अंधविश्वास से घिरे रहना है। मैं दुनिया को चराती हूँ, तेरे जैसों को चराती हूँ। तुम ज़रा तहजीब से बात करो बुढ़िया।
इस देश में 24 और विदेश में 32 आश्रम है मेरे। मैं दुनिया को ठोकता हूँ, तू मुझे ही ठोकने पर तुली है। तू कोई अकेला ठोकू नहीं है दुनिया में। मैं दुनिया को ठोकती भी हूँ और चराती भी हूँ। तेरे से ज़्यादा आश्रम है मेरे। अपनी खाल में रह। अब बस भी करो यार। पवित्रा ने हाथ उठाकर उन्हें चुप रहने को कहा। हम यहाँ इस बात पर चर्चा करने नहीं आए कि कौन कितना बड़ा ठोकू है और कितना बड़ा चरातू, या फिर किसके कितने आश्रम हैं। बात नौटियाल की हो रही है। क्यों विषय से भटक रहे हो? ठीक है ठीक है। करुणामयी अपने खुले बालों को पीछे की ओर झटका देते हुए बोली। नहीं भटकते विषय से। चल बे गंजे, तू बोल क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था कि हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए। तोते की तरह एक ही रट लगाता रहेगा, आगे कुछ नहीं बोलेगा? बोलूंगा ना तो बोलना। पब्लिक के सामने तो बड़ी बड़ी फेंकता है, खुद को भगवान बताता है। यहाँ क्या हो गया तेरी भगवानी को? यहाँ जुबान को ढक्कन क्यों लगा हुआ है? और जो कुछ भी बोलना नौटियाल के बारे में ही बोलना। ठीक है, पूज्यानंद बोला। मेरा विचार है बाल योगी जो कह रहा है ठीक कह रहा है। वह अगर बाल योगी से गलत व्यवहार कर सकता है तो हमारे साथ भी कर सकता है। मैं भी सहमत हूँ, करुणामयी कहने लगी। विकल्प खोजना चाहिए। इस पर बाकी सभी ने भी अपनी सहमति दे दी, सिवाय सच्चिदानंद के, जो शुरू से ही खामोश बैठा था। तू कुछ नहीं बोलेगा? बूढ़े श्रद्धानंद ने खांसते हुए उससे पूछा। मौन व्रत धारण कर रखा है क्या? श्रद्धानंद ने अपनी लाल लाल आंखों से शेष बचे पांचों को बारी बारी देखा, फिर अपनी भारी और सदी आवाज़ में कहने लगा। विकल्प मिलना कौन सी बड़ी बात है? मैं कल नौटियाल को गोली मरवा देता हूँ। विकल्प अपने आप चलकर आप लोगों के पास आ जाएगा। सभी चौंककर सच्चिदानंद की ओर देखने लगे। इस तरह क्या देख रहे हो? सच्चिदानंद कहने लगा। उसे गोली मरवाना मेरा काम, मेरी गारंटी। परसों में किसी को जिंदा नहीं मिलेगा। लेकिन जरा सोचो, उससे हो क्या जाएगा? क्या हो जाएगा? बालयोगी के मुंह से निकला। कोई और आदमी नौटियाल की जगह आ जाएगा। हो सकता है वह नया आदमी नौटियाल से भी कहीं ज़्यादा बदतमीज़ निकले। वह नौटियाल से भी ज़्यादा गुंडागर्दी से पेश आए। सच्चिदानंद की यह बात सुनकर सभी यूं खामोश हो गए जैसे सांप सूंघ गया हो। तभी सभी एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। देखो, सच्चिदानंद आगे बोला, अगर विकल्प ही खोजना है तो नौटियाल का मत खोजो, इस पूरी व्यवस्था का खोजो। दुनिया जहान के गलत सलत काम हम लोगों ने करने ही करने हैं। इसके लिए हमें ऊपर तक सपोर्ट चाहिए ही, चाहिए ही चाहिए। वह सपोर्ट अगर हमें किसी ऐसे व्यक्ति से मिल जाए जो नौटियाल से कम पैसे मांगे, हम लोगों के साथ अच्छी अच्छी तरह पेश आए और गुंडागर्दी ना करे, तभी बात बन सकती है। ये हुई ना बात? पवित्रा उछल कर बोली। ए झूठा नन ने सही पते की बात की है। तो तू भी कोई तड़का लगा मेरी बात में? सच्चिदानंद कहने लगा। खाली फुदकने से बात थोड़ी बनेगी। मैं फुदक नहीं रही हूँ, मैं तो तेरी तारीफ कर रही हूँ। मेरी तारीफ करने से समस्या हल नहीं हो जाएगी। नौटियाल का विकल्प नहीं मिल जाएगा। इस मामले में तू ही कुछ ना करना डैडी। मुझे तो हम सब में तू ही कुछ दिमाग वाला लग रहा है। सोचना कोई विकल्प उस नौटियाल का। उसकी जगह कोई और इंतज़ाम करवाना। मैंने पहले भी समझाया, तो मुझे डैडी मत कहा कर। कोई और रिश्ता काटना हो तो मुझे इनकार नहीं है। भाई बनेगा, राखी बंधवाएगा, थोबड़ा बनकर अपना। पवित्रा होंठ दबाकर हंसी, फिर बोली। मुझ पर क्यों नीयत खराब करता है? कभी मेरे आश्रम में आ, मुझसे भी बढ़िया माल पेश करूंगी। मेरे आश्रम में भी कोई कमी नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ है। लेकिन मुझे ये बात कतई बर्दाश्त नहीं कि तेरे जैसी छिपकली मुझे डैडी कहकर पुकारे। आइंदा जुबान संभाल कर बात करना। ये सब हो क्या रहा है? तभी बूढ़ा श्रद्धानंद खांसते हुए बोला। आखिर चर्चा किस बात पर हो रही है? ये चर्चा अब तेरे मतलब की नहीं रही बाबा। पवित्रा व्यंग भरे स्वर में बोली। तू खटारा हो गया है। कौन कहता है मैं खटारा हो गया हूँ? मेरी उम्र को मत देखो, मेरी यौन शक्ति को देखो। बस। तभी बालयोगी चीख पड़ा। बहुत हो गया। या किसी गंभीर मसले पर चर्चा हो रही है? बेकार की बकवासबाजी क्यों कर रहे हो तो गई चर्चा यार, पवित्रा कहने लगी। और कितनी चर्चा करवाएगा? सबने नौटियाल का विकल्प तलाश करने के लिए हाँ तो कर दी है। ऐसा तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है वो अभी तक तुम्हारे साथ नहीं हुआ। मैं छोटा सा छोकरा आज मेरे साथ अकड़ कर बात कर रहा था। नौटियाल से मुझे गालियां दिलवा रहा था। इतना ही नहीं, वह ना जाने कितने घंटे तक आश्रम में बेखौफ घूमता रहा तथा यहाँ होने वाले सभी गलत सलत धंधों के बारे में समझता रहा। और तू कुछ नहीं कर सका। पवित्रा चिहुक कर बोली। क्या करता? जैसा वह आदेश करता था मुझे वह पूरा करना पड़ता था। और हाँ, ऐसा मत समझना कि वह सब तुम लोगों के साथ नहीं होगा। उस लड़के ने साफ साफ कहा है कि वह सभी आश्रमों में जाएगा और वहाँ का सारा काम काज सीखेगा। मैं तो कद्दू बना दूंगी साले का। अभी बोल रही है, जब वह तेरे पास आएगा ना, तब देखना तू खुद उसके साथ जाकर अपने सारे आश्रम उसे दिखाएगी। उनमें जितने कबाड़े करवाती है ना, सब उसको बारीकी से समझाएगी। अबे तू पागल हो गया है क्या? मैं ये सब नहीं करने वाली। तो क्या करेगी तू? नौटियाल तेरी जान खा जाएगा। तेरे कान पकड़कर और दो लप्पड़ मारकर आश्रम से बाहर कर देगा। तू ये बता बाली होगी, इस बार करना में ही पूछने लगी। तूने वाकई उस छोकरे का कोई इंतज़ाम नहीं किया? क्या करता मैं? आखिर क्या करता? उसके खाने में कुछ मिलवा देता, बेहोश करके साले को नंगा करवाता और तेरी अप्सराओं के साथ उसकी कोई बढ़िया फिल्म विल्म बनवाता। कुछ तो करता जिससे भविष्य में हम उस पर अंकुश लगा सकते। मेरी ये सब करने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे आश्रम में आए, मैं उसके खिलाफ इतने सबूत इकट्ठे कर लूँगी कि वह ज़िंदगी भर मुझसे सिर उठाकर बात नहीं कर सकेगा।
और मैं तो उस साले का ऐसा कद्दू बनाऊंगी कि आश्रम वाला बाबा बनना ही भूल जाएगा। इस दुनिया से ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कभी आया ही नहीं था। पवित्रा उछल उछल कर कहने लगी। इतनी आसानी से तो मैं भी उसे नहीं छोड़ने वाला। पूज्यानंद कहने लगा, मेरे पास आने दो, मैं बनाऊंगा उसे आश्रम वाला बाबा। हमने इतने साल घास नहीं खोदी, श्रद्धानंद खांसते हुए बोला। सारी उम्र गुजार दी ऊंचे ऊंचे नीचे धंधों में, और अब कोई और बनेगा हमसे भी बड़ा आश्रम वाला बाबा। मैं भी देखता हूँ कैसे बनता है। सच्चिदानंद की तो गारंटी है, उस छोकरे का ऐसा हाल करेगा कि वह न जी सकेगा और न ही मर सकेगा। सच्चिदानंद जबड़े भीज कर गुर्रा सा पड़ा। ये हुई ना बात, बाल योगी कहने लगा। अब हम सब एकजुट होकर रहेंगे, सभी नौटियाल ग्रुप से जीत पाएंगे। सभी ने सहमति में गर्दन हिलाई। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म हो गई। बाल योगी ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया तथा यूं गहरी गहरी सांसें लेने लगा जैसे मीलों दौड़ कर आया हो। अगला दृश्य, किसी चूहे की तरफ उदकते हुए नौटियाल ने उस महल जैसे 3 मंजिले भवन में कदम रखे। उसकी बगल में कोई फाइल दबी हुई थी। गेट पर खड़े वर्दीधारी व बंदूकधारी दरबारों ने उसे देखते ही सैल्यूट ठोका। नौटियाल तेजी से फुदकता हुआ सीधा बंगले के भीतर भाग में घुसता चला गया। उसे रास्ते में जगह जगह वर्दीधारी व बंदूकधारी लोग मिले, लेकिन किसी ने उसे न रोका न टोका। फिर लिफ्ट का सहारा लेकर वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा तथा एक बंद कमरे के सामने पहुंचकर रुक गया। उस गेट पर 2 खूबसूरत लड़कियां गार्ड की शक्ल में खड़ी थीं। नौटियाल को देखकर वे दोनों मुस्कुराईं और उसका अभिवादन किया। खूबसूरत कन्याओं, मैं लेट तो नहीं हो गया? नौटियाल ने पूछा। मीटिंग शुरू तो नहीं हो गई? शुरू होने ही वाली है सर, एक कहने लगी। बस आपका ही इंतज़ार हो रहा है। प्यारी बच्चियों, फिर देर क्यों करी? गेट खोलो, मुझे भीतर जाने दो। दूसरी गार्ड बड़े ही दिलकश ढंग से मुस्कुराई, फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। नौटियाल ने फुदकते हुए चौखट पार की तथा भीतर प्रवेश कर गया। वहाँ एक शानदार गोल मेज के चारों ओर फौजियों जैसी वर्दी पहने हथियारों से लैस कम से कम 10 जवान बैठे थे। उनके अलावा एक शानदार सफ़ेद कुर्ता पजामा व गांधी टोपी लगा एक नेता बैठा था, जिसने सोने के फ्रेम का चश्मा पहन रखा था तथा गले में मोटी जंजीर जैसी सोने की ही माला पहन रखी थी। उसकी लगभग हर उंगली में कोई ना कोई महंगी अंगूठी ज़रूर थी। उम्र में वह नेता लगभग 50 साल का लग रहा था। उसका चेहरा क्लीन शेव था तथा सिर पर बाल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उनके अलावा वहाँ 2 स्टेनोग्राफर टाइप की लड़कियाँ तथा 2 क्लर्क टाइप के नौजवान डायरी पेन लिए बैठे थे। बड़े साहब, नौटियाल ने वहाँ पहुँचते ही उस नेता को सिर झुकाकर प्रणाम किया। आने में थोड़ी देर हो गई, माफ़ी चाहता हूँ। नेता के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। यूं लगा जैसे उसे नौटियाल का लेट आना ज़रा भी पसंद ना आया। उसने नौटियाल को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। नौटियाल भी उस समय नेता जैसे ही कपड़े पहने हुए था, लेकिन नाटा कद व दुबला पतला शरीर होने के कारण वे कपड़े उसे ज़रा भी अच्छे नहीं लग रहे थे। उन कपड़ों में वह नेता कम मस्करा ज़्यादा लग रहा था। वह फुदकता हुआ आगे बढ़ा तथा नेता के करीब एक खाली कुर्सी पर जा बैठा तथा बगल में से फाइल निकालकर अपने सामने गोल मेज पर रख ली। इसके बाद वह तेजी से फाइल के पन्ने पलटने लगा। फिर एक पन्ना खोलकर वह रुक गया तथा नेता की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगा। आदेश मालिक, वह बोला। मीटिंग हम लोगों के बीच ही होनी है या कुछ और लोग भी आने हैं? और कौन आना है? नेता ने बड़े ही अभिमान से बेहद रौबीले स्वर में जवाब दिया। आज बस तेरी ही क्लास लगानी है। उसके इस अंदाज से नौटियाल के चेहरे के भाव तेजी से बदले। उसका चेहरा कुछ कठोर हो गया। आंखों में क्षण भर के लिए एक शैतानी चमक उभरी, जो जल्दी ही लुप्त हो गई। बड़े नेताजी, उसने पूछा, हरियाणा से हो ना? तेरे को मेरे बारे में पता नहीं है क्या? नेता ने आंखें तरेर कर पूछा। यूं ही मुंह उठाए मीटिंग करने चला आया? देश के महान कर्णधार जी, नौटियाल तो हमेशा ऐसी मुंह उठाकर मीटिंग करने चला आता है। इस बंगले में कोई पहली बार नहीं आया हूँ मैं। तब से आ रहा हूँ जब आपको राजनीति की समझ भी नहीं थी। इस बंगले के कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियाँ तक मुझे पहचानते हैं। पता नहीं आपसे पहले कितने नेता यहाँ रहने के लिए आए और चले भी गए। आपसे ही पहली बार मुलाकात हो रही है। घड़ी लंबी जुबान है तेरी तो। नेता भड़का। तेरे में तो बोलने बोलने की भी अकल नहीं है। नौटियाल का चेहरा व्यंग से भर उठा। नाक के नीचे की मूछों की लकीर को दाएं बाएं हिलाते हुए बोला, अकलमंद जी, नौटियाल नाम है मेरा। आपसे भी बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया है। आज तक किसी ने ऐसा भद्दा व्यवहार नहीं किया जैसा आज आपने किया है। तो क्या कर लेगा तू? मेरी शिकायत ऊपर करेगा? जा कर ले। टोपीदारी महाराज, नौटियाल हाथ जोड़कर बड़े ही नाटकीय अंदाज में बोला, मैं इतना छोटा आदमी भी नहीं हूँ कि इस तरह की छोटी छोटी बातों की शिकायत ऊपर करता फिरूँ। इससे भी बड़े बड़े मामले में खुद अकेले ही निपटा लिया करता हूँ। फिलहाल तो मैं यहाँ मीटिंग करने के लिए आया हूँ। अगर आपने मीटिंग नहीं करनी तो मैं चलता हूँ। चलता कहाँ है? तेरी इतनी कहाँ हिम्मत है जो बिना मेरे परमिशन के यहाँ से चला जाएगा? नौटियाल यूँ हंसा जैसे नेता ने कोई बचकानी बात कह दी हो। फिर उठ खड़ा हुआ और अपनी फाइल उठाकर बगल में दबा ली। लीडर जी, फिर वह चैलेंज भरे अंदाज में बोला, ये जा रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखा दो। नेता किसी सांड की तरह भड़क उठा। उसने वहाँ मौजूद फौजी वर्दी पहने जवानों से कहा, पकड़ो इसको, यहाँ से हिलने मत देना।
लेकिन क्या मजाल जो एक भी जवान अपनी जगह से हिला। उनके चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। सुना नहीं तुम लोगों ने? नेता गला फाड़ कर गुर्रा है। पकड़ लो इस नालायक आदमी को। तहजीब से बात कीजिए नेताजी। उनमें से एक फौजी ने नेता को धमकाया। ये कौन सा तरीका हम लोगों से बात करने का? आप होते कौन है हम लोगों को आदेश देने वाले? आपने हम लोगों को समझ क्या रखा है? दूसरा जवान भड़क कर बोला। हम लोगों को यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया गया या आप लोगों के आपसी झगड़े में पड़ने के लिए? हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, तीसरा जवान गुस्से से बोला। चलकर ऊपर रिपोर्ट करनी चाहिए कि नेताजी मीटिंग नहीं करना चाहते। उन जवानों का ऐसा रवैया देखकर नेता की मानो हवा सरक गई। उसके चेहरे के भाव तेजी से बदले। मैंने मीटिंग से कब मना करी भाई? वह खिसियाकर बोला। मैं तो सबसे पहले यहाँ आया था। यह आदमी मीटिंग नहीं करना चाहता, यहाँ पर उधम मचाने लग रहा है। क्यों झूठ बोल रहे हो नेताजी? एक और जवान बोल पड़ा। नौटियाल साहब तो आपसे बहुत ही इज्जत से बात कर रहे थे। आप ही इनके साथ बदतमीजी से बात कर रहे थे। तुम जानो इसको? नेता ने अपना माथा खुजलाया। अच्छी तरह हम सभी इनको जानते हैं। हमारी इनके साथ कई बार मीटिंग हो चुकी है। ये बहुत ही बढ़िया आदमी है। आपसे भी बड़े बड़े नेता इनकी इज्जत करते हैं। आप पता नहीं किस टाइप के आदमी हैं। मैं बहुत बढ़िया टाइप का आदमी हूँ भाई। नेता ने तत्काल अपना सुर बदला। आज किसी बात पर मेरा मूड थोड़ा ख़राब था। बैठ भाई नौटियाल बैठ। जो हो गया सो हो गया। आज आप मीटिंग करेंगे। नौटियाल ने एक गहरी सांस ली, फिर बैठ गया। उसने फिर फाइल खोल ली और नेता को कहर भरी नज़रों से घूरने लगा। उसके इस प्रकार घूरने से नेता सक पकाकर परे देखने लगा। खद्दरदारी साहब, नौटियाल यूँ बोला जैसे नेता का मजाक उड़ा रहा। नए नए सफ़ेद कुर्ते पहनने शुरू कर दिए हैं तो इसकी कुछ मर्यादाएं भी सीख लो। तो तू सिखाएगा मेरे को? भोले आदमी, लगता है तू ऐसे नहीं सीखेगा। कोई बात नहीं, आज मैं तुझे कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाऊंगा। चल, वक्त खराब मत कर, मीटिंग शुरू कर। नेता की गर्दन सहमति में ली, फिर उसने खगाकर गला साफ किया और यूं बोलना शुरू किया। मैं सूरजभान मटकोला, राष्ट्रीय संत महात्मा मिशन का नया सहायक प्रभारी, आप सभी का यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद करता हूँ। पहले मैं आप सभी का परिचय करवाता हूँ। मेरे बराबर में जो बैठे हैं इनको तो आप सभी जानते ही हैं। इनका नाम नौटियाल है और ये देश के सभी बाबाओं से संपर्क रखने वाले हमारे जनसंपर्क अधिकारी हैं। बाबा लोग हमारे ग्रुप में सिर्फ इन्हीं को जानते हैं और इनके ऊपर के किसी नेता या अधिकारी को नहीं जानते। नौटियाल के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट उभर आई। और जो मेरे साथ फौजी की वर्दी में जितने भी नौजवान बैठे हैं, नौटियाल आगे बोला, ये दरअसल फ़ौज में नहीं है बल्कि इस मिशन के अलग अलग जगहों के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। अगर हमारी टीम के कामकाज में कोई बाधा डालता है तो ये सिक्योरिटी इंचार्ज अपनी टीम के साथ उससे बढ़िया ढंग से निपटते हैं। इसके अलावा और जो दूसरे भाई बहन बैठे हैं वे सभी मिशन की रिपोर्टिंग टीम के सदस्य हैं जो पूरी मीटिंग की अपने अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाकर ऊपर अपने अपने बॉस को भेजते हैं। बॉस लोग इनकी रिपोर्ट को पढ़कर आगे मीटिंग करते हैं और बड़े फैसले करते हैं। और आज की मीटिंग का जो विषय है वह है नौटियाल के खिलाफ बाबाओं में बढ़ता असंतोष। हाँ तो भाई नौटियाल जी, परिचय का सिलसिला खत्म करने के बाद नेता नौटियाल की तरफ देखते हुए बोला, रात को बाबाओं ने मिलकर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी उसकी सीडी आपने अभी तक देखी या नहीं देखी? सहायक इंचार्ज जी, मुझे सीडी देखने की ज़रूरत नहीं है। जब वे बाबा लोग मीटिंग कर रहे थे मैं उसी समय लाइव शो देख रहा था। ऐसा कैसे भाई? यूँ कैसे देख रहा था लाइव शो? ये मेरा रूटीन का काम है। विश्वास ना आए तो कल से तुम जितनी मीटिंग करोगी उनको भी लाइव देखने का इंतज़ाम कर लूँगा और उनकी सीडी बनाकर तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। नेता हड़बड़ा गया। तो फिर बता भाई, वह संभल कर बोला, ये जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है क्या? तूने किसी बाबा को कान पकड़ने और 2 लप्पड़ मारकर भगा देने की बात कही थी क्या? नौटियाल ने सहमति में गर्दन हिलाई। ये तो तूने बड़ा गलत काम किया नौटियाल भाई। वे लोग मुंह मांगी रकम देते हैं, फिर भी आपने इस तरह के बोल बोले। वे लोग मिशन आश्रम वाला बाबा के लिए करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं, फिर भी आप उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। महाराज, नौटियाल कहने लगा, मेरे काम करने का स्टाइल थोड़ा अलग है। अगर वह स्टाइल हाई कमान को पसंद नहीं है तो मुझे बदल कर कोई और आदमी लगा दें उनसे डीलिंग के लिए। लेकिन मैं काम करूंगा तो अपने स्टाइल से करूंगा। साफ बोल रहा हूँ। वे हरामजादे में कोई भीख नहीं देते, अरबों कमाते हैं तब जाकर करोड़ों देते हैं। और करोड़ों देना उनकी मजबूरी है। लेकिन क्या हमें उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनको अड़ाप शड़ाप बोलना चाहिए? राजा जी, मुझसे सवाल जवाब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आप तो ये कह रहे हैं कि मैंने उनको अनाप शनाप क्यों बोला? मैं कहता हूँ अगर मैं उनको डील करूँगा तो उनको थप्पड़ भी मारूंगा, सालों का मुर्गा बनाकर भैंस से पीटूंगा भी, पिछवाड़े पर डंडे भी लगाऊंगा। यार ये क्या बात हुई? ये कौन सा तरीका हुआ? बाबूजी, जिसकी बहन के साथ शादी करो वही बहनोई बोलता है। जिसकी बेटी के साथ शादी करो वही दामाद जी बोलता है। किसी और से बुलवा कर देख लो। ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? मेरी तो समझ में ना आ रहा। ना समझ जी, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेरी ऊपर रिपोर्ट करो, मुझे अपने काम से अलग करो। मुझे कोई शौक नहीं है ये काम करने का। इतनी पड़ी हुई शुगर और बीपी में भी मैं अपना काम कर रहा हूँ। तू तो यूँ बोल रहा है जैसे ये काम करके कोई एहसान कर रहा है। तेरे अलावा कोई और ये काम कर ही नहीं सकता हो। कुर्ताधारी जी, आप नए नए नेता बने हो, आपकी पार्टी की भी नई नई सरकार बनी है,
इसलिए इस काम को आसान मान रहे हो। नौटियाल ने हर पार्टी की सरकार में काम किया है। देश में सरकार चाहे कैसी भी आई, किसी भी पार्टी की आई, नौटियाल ने हमेशा देश भर के बाबाओं को प्रोटेक्शन दी है और उनसे मोटी रकम वसूल करके जहाँ पहुँचानी है पहुँचाई है। तेरा मतलब, तेरा यो काम कोई दूसरा ना कर सकता, यो ही कहना चाहता है कि? ओ बस कर यार, क्यों मेरे दिमाग की दही कर रहा है? मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग इस काम को जिसे चाहे दे सकते हो। मतलब ये काम तेरे बस का नहीं है। इस बार जवाब देने की बजाय नौटियाल ने आंखें निकालकर नेता की ओर देखा और बोला, ओए नकटे नेता, मेरी बात तेरी खोपड़ी में नहीं घुसती क्या? तेरे कान पकड़कर 2 लप्पड़ लगाऊंगा तब मानेगा? नेता का चेहरा अपमान के मारे कानों तक लाल हो गया। उसने यूं नौटियाल की ओर देखा जैसे कच्चा चबा जाएगा। गेट आउट! अगले ही पल वह गला फाड़ कर चीखा, दफा हो जाए यहाँ से। नौटियाल ने उन जवानों की ओर देखा, फिर बोला, ओए मेरे वीर सपूतों, जरा समझाओ ना इस नालायक नेता को। अगले ही पल वे जवान अपनी जगह से उठे तथा जाकर नेता को घेर लिया। फिर उन्होंने उस पर तड़ातड़ थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। नेता गला फाड़ फाड़ कर चीखने लगा, यह क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों मार रहे हो मेरे को? बहादुर बच्चों, नौटियाल बोला, आज के लिए इतना ही बहुत है, बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर। वे जवान अपनी अपनी सीटों पर जा बैठे। गुरुदेव, नौटियाल हाथ जोड़कर नेता से बोला, ज़्यादा तो नहीं लगी? जवान बच्चे, हाथ ज़रा तगड़े हैं इनके। इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बंद कर तेरा ये नाटक, नेता चीख पड़ा। पहले इनसे मरवाता है फिर माफ़ी मांगता है। शांति, तू शांत हो जा, कई बार समझाया तुझे। यहाँ से यार, यहाँ सारे अपने बंदे हैं, अभी तो सिर्फ यही मार रहे हैं। अगर बंगले में पहरा दे रहे दूसरे लोगों को पता चल गया कि तू नौटियाल से पंगा ले रहा है तो वे भी तेरी मार मार कर सुताई कर देंगे। तब पहली बार नेता के चेहरे पर भय की परछाइयाँ उभरी। उसने रिपोर्टिंग कर रहे लड़के लड़कियों की ओर देखा। तुम लोग देख रहे हो ना? वह चीख पड़ा, अपनी रिपोर्ट में लिखना है सब, अपने अपने बॉस को इस गंदे आदमी के बारे में रिपोर्ट देना। सभी लड़के लड़कियां ये सुनकर यूं हंसने लगे जैसे नेता का मजाक उड़ा रहे। नेता को जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तुम लोग भी इससे मिले हुए? वह बोला, सारे इससे मिले हुए हो। अक्लमंद जी, नौटियाल अपनी मूंछों की लकीर को दाएं बाएं हिलाने लगा, कुछ अकल सीखो। मैं इन सब लोगों की इज्जत करता हूँ, इनसे बनाकर रखता हूँ, इन सबको अपना मानता हूँ, इन सबके साथ मिलजुल कर काम करता हूँ, अपने आप को इनसे बड़ा नहीं मानता, इसलिए ये सब मेरे साथ हैं। अब बोल, मीटिंग खत्म करनी है, कुछ और डिस्कस करना है? दफ़ा हो जाओ। नेता गला फाड़ कर चिल्लाया, सब दफ़ा हो जाओ, मैं सबके ऊपर रिपोर्ट करूँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। प्यारे बच्चों, नौटियाल फौजी ड्रेस पहने नौजवानों और लड़के लड़कियों से बोला, क्या ख्याल है, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए? सभी की गर्दनें सहमति में ही नहीं। फिर नौटियाल के इशारे पर सभी उठ खड़े हुए और वहां से चल दिए। पीछे से नेता अपने बाल नोचता रह गया। अगला दृश्य। आनंद अपने कमरे में बैठा स्कूल का होमवर्क कर रहा था। तभी चुईया ने दरवाजे पर दस्तक दी। क्या है? आनंद ने पूछा। आपके लिए दूध लाई हूँ छोटे साहब, चुईया ने जवाब दिया। अंदर आ जाऊँ? आजा। चुईया दूध का मग लेकर आनंद के करीब गई तथा आनंद के हाथ में वो मग पकड़ा दिया। हार्दिक धन्यवाद, आनंद बोला। दूध की तो मुझे सख्त ज़रूरत थी। वो क्यों छोटे साहब? चुईया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे पर टिका दी। मैंने पहले भी कहा है तुझसे, मुझे साहब मत कहा कर। तो क्या कहा करूँ? छोटे भैया कह दिया कर। छोटे भैया? चुईया चौंक पड़ी। क्यों? मुझे भाई कहना अच्छा नहीं लगेगा तुझे? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत से भी बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर आज से मैं तुम्हें दीदी कहा करूँगा, तुम मुझे छोटे भैया कहना। चुईया के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। वह विस्फारित नेत्रों से आनंद की ओर देखने लगी, लेकिन वह फिर हिचकिचाते हुए बोली, साहब और मैम साहब को ये अच्छा लगेगा क्या? क्यों अच्छा नहीं लगेगा? अगर ना भी अच्छा लगे तो उनसे कहना कि ये सब मैंने तय किया है। लेकिन आप मुझे दीदी क्यों कहेंगे? मेरा नाम लेकर भी तो बुला सकते हैं। नहीं बुला सकता, आनंद दूध की घूंट भरते हुए बोला, क्योंकि तुम मुझसे बड़ी हो, वह भी पूरे 1 साल। चुईया यूं चुप पड़ी जैसे ततैये ने डंक मार दिया। आपको कैसे पता? क्या कैसे पता? कि मैं आपसे 1 साल बड़ी हूँ? कोई जवाब देने के बजाय मुस्कुराया, फिर बोला, मेरी छोटी सी मदद करोगी? कैसी मदद? मैथ का एक सवाल समझ में नहीं आ रहा, समझा दोगी? मैं? चुईया जैसे आसमान से गिरी। हाँ, तुम समझा दोगी? लेकिन मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे समझा सकती हूँ? अपने छोटे भाई से झूठ बोलती हो? झूठ? चुईया के पसीने छूट गए। मैंने तुम्हें दीदी बोला, बड़ी बहन की तरह इज्जत दी है। मम्मी पापा से झूठ बोल दिया सो बोल लिया, मुझसे तो सच बोल दो। लेकिन मैं तो। आनंद के होठों पर रहस्यमय मुस्कुराहट रेंग गई। वह शरारत भरी नज़रों से चुईया की ओर देखने लगा। सवाल समझा दो ना। फिर वह बड़े ही नाटकीय ढंग से हाथ जोड़कर बोला, इसके बाद हो सके तो थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ा देना। चुईया का चेहरा पल भर के लिए ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसके पूरे चेहरे का खून निचोड़ लिया। लेकिन अगले ही पल उसने गिरगिट की तरह रंग बदला और किसी घायल नागिन की तरह मुस्कुरा दी। लगता है काफ़ी कुछ जान गए हो मेरे बारे में। अपने होठों पर जहरीली मुस्कुराहट सजाए हुए वह कह रही थी, काफ़ी स्मार्ट हो, लेकिन जाना कैसे? आनंद जवाब देने की वजह से मुस्कुरा दिया। मतलब नहीं बताओगे? चुईया ने तनिक तीखे स्वर में पूछा। छोड़ो ना दीदी। चुईया किसी बंदरिया की तरह आनंद पर झपटी और अपने दोनों हाथों से उसका गला दबोच लिया। बताएगा कैसे नहीं?
साथ ही वह धीरे से गुर्राई, तेरी क्या औकात है जो चुईया के सवालों का जवाब नहीं देगा? टुकड़े टुकड़े कर डालेगी चुईया तेरे। आनंद को यूं लगा जैसे कोई शिकंजा उसकी गर्दन के चारों तरफ कस गया हो। अगले ही पल उसने अपने दोनों हाथों से चुईया के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और एक तेज झटका दिया। झटका इतना तेज था कि चुईया परे जा गिरी, लेकिन अगले ही पल वह किसी बदरिया की तरह उछलकर खड़ी हो गई तथा छलांग लगाकर आनंद पर झपट पड़ी। आनंद ने उसे खुद से अलग किया तथा कसकर उसकी दोनों कलाइयां दबोच ली। चुईया खुद को छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगाने लगी, लेकिन आनंद के हाथ उसे शिकंजे के समान लगे। वह काफ़ी देर तक झटपटाती रही, लेकिन अपनी कलाइयां नहीं छुड़वा सकी। छोड़ मुझे, वह किसी घायल शेरनी की तरह गुर्राई। हिम्मत है तो छुड़वा ले, आनंद ने उसे चैलेंज दिया। मैंने तो सुना था कि तू कभी किसी से हारती नहीं है, आज क्या हो गया तुझे? चुईया की आंखों में जैसे खून उतर आया। अगले ही पल वह किसी चकर गिन्नी की तरह घूम गई, वह भी इतनी तेजी से कि आनंद चाहकर भी उसे अपने कब्जे में नहीं रख पाया। फिर इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, चुईया ने उसे तेज धक्का दिया और आनंद फर्श पर जा गिरा और चुईया उसकी छाती पर सवार हो गई तथा अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोच ली। अभी तो बच्चा है बेटा, वह चीख पड़ी। तुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। इस तरह क्या खाक आश्रम वाला बाबा बनेगा? ठीक है, आनंद हाथ जोड़कर बोला। मैंने हार मानी। अब तो छोड़ दे, उतर जा मेरी छाती से। चुईया उछलकर परे जा खड़ी। आनंद उठा और अपने कपड़े झाड़ते हुए कुर्सी पर जा बैठा। तेरे बारे में जितना सुना था वैसे ही पाया दीदी, बहुत दम है तेरे में, वह बोला। अब बोल क्या इरादा है? तू बोल, तेरा क्या इरादा है? चुईया ने आंखें निकाली। सवाल समझाएगी, थोड़ी इंग्लिश पढ़ाएगी? तो उससे आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब देगा या नहीं? नहीं देगा तो यहीं तेरा टैटू दबाकर फरार हो जाऊंगी। फरार होकर कहाँ जाएगी? आश्रम में या कहीं और? तू जानता मैं आश्रम से आई हूँ? हाँ, कैसे? मैं एक बार आश्रम गया था आश्रम में, मैंने वहाँ तुझे देखा था। दूसरी बात, जो आंटी अपनी सिफारिश से तुझे यहाँ नौकरी लगवा कर गई हैं, वह भी आश्रम की चेली है। ये कैसे जाना कि मैं पढ़ी लिखी भी हूँ? तुझ पर शक हो जाने के बाद तेरे बारे में सब कुछ पता लगा लेना कौन सा मुश्किल काम है? सब पता लगा लिया मैंने। किससे पता लगाया? कितना बचकाना सवाल कर रही है तू। भूल रही है मैं भविष्य का आश्रम वाला बाबा हूँ, कुछ तो मेरी भी पहुँच होगी। अब क्या इरादा है तेरा? इरादा तो तू अपना बता। अगर अब भी तेरे यहाँ रहने से तेरा कोई पर्पज़ हल होता है तो रुक ही रहे, वरना अपना बोरिया बिस्तर समेट दफा हो जाए यहाँ से। अब भला मेरा यहाँ कौन सा पर्पज़ हल हो सकता है? चुईया बड़बड़ाई। तो चल, मैं तुझे आश्रम छोड़ाऊँ। तू छोड़ कर आएगा मुझे? मैं खुद नहीं जा सकती? शायद ना जा सके, शायद वहाँ लौटते हुए तुम्हें डर लगे। किस बात का डर? इसी बात का कि कहीं बाल योगी नाराज़ ना हो जाए, तुझे नाकाम लौट कर आया देख, तुझे धक्के मार मार कर आश्रम से निकाल ना दें, या कोई सख्त सज़ा ही ना दे दें। चुईया के चेहरे पर फटकार बरसने लगी। वह अपने होंठ काटने लगी। वैसे एक रास्ता और भी है तेरे सामने, आनंद कहने लगा। अगर ठीक लगे तो मुझसे हाथ मिला ले। क्या मतलब? मतलब यह कि पाला बदल ले, वर्तमान के आश्रम वाले बाबा का साथ छोड़कर भविष्य के आश्रम वाले बाबा से दोस्ती कर ले। ये कैसे हो सकता है? वो सब मैं तुझे समझा दूंगा, तू बस हाँ कर दी हाँ। अब बोल। तो सबसे पहले ये बता कि तू यहाँ करने आई, क्या करने आई थी? मेरा मतलब है तुझे यहाँ किस काम से भेजा गया था? चुईया ने बताया। बस, तो आश्रम वाले बाल योगी को ये समझने दे कि तू अभी भी अपना काम कर रही है, या नौकरानी बनकर आराम से रह। बस आश्रम में सूचना है सिर्फ वही भेजना जो भेजने के लिए मैं तुझे कहूँ। इससे तो मैं मारी जाऊंगी, मेरी पोल खुल जाएगी। कुछ नहीं होगा, मेरा वादा रहा, आनंद कहने लगा। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, अगर भूल से भी मुझसे गद्दारी की तो मैं तुमसे बहुत अच्छी से निपटूंगा। मैं नहीं करूंगी तुमसे गद्दारी। तो फिर मेरा भी वादा रहा, जिंदगी में इतना कुछ मिल जाएगा जितना तूने कभी सोचा नहीं होगा। वैसे भी आश्रम वाले बाल योगी का वक्त पूरा हो चुका है, उसके ऐशो आराम के दिन खत्म हो चुके हैं। ये तू क्या कह रहा है? बहुत प्यार है ना तुझे बाल योगी से, तो मैं तुझसे कहता हूँ, बता देना उसे ये बात, बचा सके तो खुद को बचा ले। तू इतना छोटा होकर भी बहुत खतरनाक बातें कर रहा है। आनंद के चेहरे पर जहर भरी मुस्कुराहट उभर आई। उस मुस्कुराहट ने चुईया को भीतर तक हिलाकर रख दिया। सांप का बड़ा क्या और छोटा क्या, जिसने सांप का जन्म ही नहीं लिया, जहर तो उसमें समझो भर ही गया, काटने का हुनर तो उसे आ ही गया। चुईया की गर्दन सहमति में गई। क्या बोलती है, मिलाती है मुझसे हाथ? चुईया ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया, जिसे आनंद ने थाम लिया। तो उससे पहली बार और आखिरी बार कह रहा हूँ, आनंद उसे चेतावनी देते हुए बोला। अगर मुझसे गद्दारी करने के बारे में सोचा भी तो तेरा इतना बुरा हाल होगा जितना तू सपने में भी नहीं सोच सकती। नहीं करूँगी गद्दारी, पहले भी कह चुकी। तो पहली सूचना बाल योगी को ये दे कि उसका जो इतना बड़ा साम्राज्य, उसे बहुत बड़ा खतरा है। अपनी बढ़िया से बढ़िया सुरक्षा का इंतजाम कर ले। सच में दे दूँ उसको ये सूचना? हाँ, इससे आश्रम वालों को ये लगेगा कि जिस काम से तू यहाँ आई है वह बखूबी कर रही है। ठीक है, मैं दे दूँगी सूचना। कैसे देगी? मोबाइल से? नहीं, पड़ोस वाली उसी आंटी के माध्यम से जो मुझे यहाँ नौकरी लगवा कर गई है। शाबाश, अब जा, मेरा दूध ठंडा हो गया, उसे गर्म करके ला। ठीक है, हमारे बीच जो झगड़ा हुआ वह खत्म। ठीक ठीक। अब तू मेरी दीदी और मैं तेरा छोटा भैया। मंजूर, तो मिला हाथ। चैया ने एक बार फिर उससे हाथ मिलाया, जिसे आनंद ने थाम लिया। अपने शानदार बेडरूम में आराम कर रहा था बाल योगी।
दो अप्सराओं जैसी लड़कियां जहां उसकी टांगें दबा रही थीं, वहीं एक धीरे धीरे माथे को सहला रही थी। तभी वहां किसी के कदमों की आहट हुई। बाल योगी ने इशारा किया। लड़कियां बेड से उतरी और वहां से भाग खड़ी हुई। बाल योगी उठकर बेड पर बैठ गया और प्रश्नवाचक नज़रों से सामने खड़े चिलम के सुट्टे लगा रहे परमानंद की ओर देखा। अब कौन सी आफत आ गई, वह कहने लगा, जो मेरे आराम के वक्त भी खलल डालने आ गए। आपके आश्रम को खतरा है महाप्रभु, किसी भी टाइम आपको राजपाट खत्म हो सकता है। क्या बकते हो, चीख सा पड़ा बाल योगी। मैं तो कभी भी ना बकतो महाप्रभु, अगर यो मैसेज ना आयो हो तो। मैसेज आयो तो मेरे को बकड़ो ही पड़ो। लेकिन उसको कैसे पता चला? उस छोरे को दिल जीत लियो अपनी चुइयों ने, अपनों पूरा विश्वास जमा लियो। छोरे नहीं उसको ये सब बतायो। मतलब क्या हुआ इस बात का? क्यों है मेरे राजपाट को खतरा? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इस आश्रम को खतरा पैदा हो गया? भेजो खपाओ महाप्रभु। मैं तो जब से ये समाचार सुनो है चिलम के सुट्टे ही मारे जाऊँ। चुईया ने ये नहीं बताया कि खतरा क्यों और किससे है? अभी तो ना बताओ महाप्रभु, हो सके आगे बता दे। उसको तुरंत मैसेज भिजवाओ कि कैसे भी उस छोकरे को ये पता लगाए कि किससे खतरा और क्या खतरा है। अभी मैसेज भिजवाता हूँ महाप्रभु, कहकर परमानंद ने चिलम के 3-4 कश खींचे। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाल योगी कहने लगा। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं हो सकती जो मेरी जान ले सके। नौटियाल के बारे में क्या सोचो महाप्रभु? नौटियाल? बाल योगी के चेहरे के भाव तेजी से बदले। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी जान को नौटियाल से खतरा है? और तो कोई आपको दुश्मन भी ना समझ में आता महाप्रभु। एक बात और है, अगर आपकी जान को खतरा है तो उस छोरे को किसने बताया? कौन बता सके उसको? उसको नौटियाल से ही संबंध है, नौटियाल ही बता सकते हैं उसको। तुम्हारी बात में था मैं। मेरे को तो ये नौटियाल को ही लफड़ो लगता है महाप्रभु, कहकर परमानंद ने चिलम का एक और जोरदार सुट्टा लगाया तथा ढेर सारा धुआं उगल दिया। मैं तुम्हारी बात को याद रखूंगा, और अगर ये काम नौटियाल का है तो उसका भी कोई ना कोई इलाज जल्दी ही करना पड़ेगा। के इलाज करोगे महाप्रभु? नौटियाल को इलाज इतना आसान तो ना है। तुम्हें डर लग रहा है क्या? बाल योगी ने उसे व्यंग भरी नज़रों से देखा। लाख तो रहो है महाप्रभु। जब अपने अन्नदाता पर संकट आए हो तो डर तो लाख तो ही है। चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा मुझे। तू ये बता धंधा कैसा चल रहा है? चोखो चाल रहे हो महाप्रभु? 3 महीने में 100 करोड़ का अलग से इंतज़ाम रख। अगर उस हरामजादे का कोई विकल्प नहीं मिला तो ये रकम उसे देनी ही पड़ेगी। रकम का इंतजाम तो हो जाएगा महाप्रभु। उसकी तो आप तनिक भी चिंता ना करो। मेरे को तो आपकी फिक्र हो रही, इस आश्रम की फिक्र हो रही। मुझे कुछ नहीं होगा, इस आश्रम का भी कुछ बुरा नहीं होगा। तू शायद इतना भी नहीं जानता कि मेरे अनुयायियों की संख्या लाखों में है। जानू महाप्रभु, आज की तारीख में मेरी ताकत इतनी है कि अगर मेरे श्रद्धालुओं को ये पता लग गया कि मुझ पर कोई आँच आ सकती है तो वे पूरे देश में जगह जगह दंगा कर देंगे। दंगा तो तब करेंगे ना महाप्रभु जब उनको ये पता चलेगा कि आप पर कोई संकट आयो है। अगर सब कुछ भीतर ही भीतर पार कर दियो जावे तो के हुए को? तुम क्या बकवास कर रहे हो? बुरा मत मानो महाप्रभु, आप तो एक महाप्रभु हो। नौटियाल के पास आप जैसे कई महाप्रभु हैं, उसको कमज़ोर मत समझो महाप्रभु। तो तुम ये समझ रहे हो कि मुझे नौटियाल से ही खतरा है? और किससे हो सके महाप्रभु? तू जाकर अपना काम कर। और हाँ, चुईया को मैसेज जरूर भेजना है। ये पता लगना ज़रूरी है कि मेरे राजपाट को किससे खतरा है। यो काम जरूर कर दूंगा महाप्रभु, आप बस अपना ख्याल रखियो। बाल योगी की गर्दन सहमति में ली। परमानंद चिलम के सुट्टे लगाता हुआ वहाँ से विदा हो गया। अगला दृश्य, एक होटल के शानदार कमरे में 4-5 नेता किस्म के लोग बैठे मीटिंग कर रहे थे। मेज पर एक विदेशी शराब की बोतल, कुछ सोडे की बोतलें तथा खाने पीने का सामान सजा हुआ था। फाइनल करो यार, एक नेता ने ऊंचे स्वर में कहा। नौटियाल का क्या करना है? उसे हटाकर नया आदमी लगाना है या फिर उसे ही लगाए रखना है? कोई नया आदमी सोचा है क्या जो नौटियाल की जगह ले सके? दूसरे ने पूछा। आदमी तो कहीं है यार, लेकिन नौटियाल का काम संभाल सकेंगे या नहीं कहा नहीं जा सकता। मेरी मानो तो रिस्क लेना ठीक नहीं है, तीसरे नेता ने कहा। नौटियाल को इस काम का लंबा तजुर्बा है, वह जो कर सकता है शायद कोई और नहीं कर सकता। लेकिन वह बाबा लोगों को तंग कर रहा है। यह भी शिकायत आई है कि वह बाबा लोगों से जितने रुपए हटता है उसमें काफ़ी रुपए खुद रख लेता है। इतना बड़ा धंधा संभालता है तो गड़बड़ करना कौन सी बड़ी बात है? चौथे ने कहा। तुम लोग मुझे ये बताओ कि उसके साथ हमारी पार्टी का जितने रुपए का एग्रीमेंट हुआ है उतना रुपया आ रहा है कि नहीं आ रहा? बराबर आ रहा है, टाइम पर आ रहा है। पहले नेता ने उसी उकताए हुए स्वर में कहा। उस बात से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बाबाओं को धमकाना, हमें उसके काम करने के ढंग को लेकर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये बाबा लोग बहुत हरामी होते हैं। हो सकता है किसी ने पैसा देने में हील उज्जत की हो और नौटियाल ने उसकी खिंचाई कर दी हो। अब ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या हम नौटियाल पर ही डिपेंड रहेंगे? अपने आदमी को इस काम के लिए ट्रेन करना ठीक नहीं है? उसकी इस बात पर तीसरा नेता जोर जोर से हंसने लगा, फिर शांत होकर कहा। जब तक हमारे आदमी यह धंधा सीखेंगे तब तक हो सकता है हमारी सरकार ही चली जाए। हाँ यार, चौथा कहने लगा।
ये कोई 2-4 दिनों में सीखने वाला काम तो है नहीं। पहले तो हमें उन बाबाओं को जाकर काबू करना पड़ेगा, उसके बाद उनसे वसूली करनी पड़ेगी, फिर उस रुपये को एक नंबर का बनाना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर वह पैसा पार्टी फंड में जमा हो सकेगा। लेकिन ये नौटियाल बाबाओं से करोड़ों रुपए वसूल करके उन्हें एक नंबर का कैसे बना देता है? उसका पुराना सिस्टम है। लेकिन सिस्टम है क्या? हमें सिर्फ अपनी रकम से मतलब होना चाहिए। नौटियाल ने हमसे जो करार किया है वो उसे टाइम पर पूरा करता है, हमें पक्के में पैसा देता है। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? बात तो ठीक है, अब बदले में वह क्या करता है, कैसे करता है, बाबाओं से कैसे निपटता है या उनसे ज़्यादा पैसा ऐंठता है, हमें इन बातों से मतलब ही नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरे नेता ने कहा, मेरे पास सूरज भान मटकोला का फ़ोन आया था। कहता था नौटियाल ने उसकी बहुत बेइज्जती की है, उसके साथ ढंग से मीटिंग नहीं की, बात बात पर काम छोड़ने की धमकी देता रहा, उसे बुरा भला भी कहा। मटकोला ने नौटियाल से बहुत ही गलत लहजे में बात की है। पहला कहने लगा, मुझे मीटिंग की पूरी रिपोर्ट मिल चुकी है। उस आदमी में इतनी भी अकल नहीं है कि उस गाय को पुचकार सके जो दूध देती है। पता नहीं कैसे उसने इलेक्शन जीत लिया। उसको दूर करो इस धंधे से यार। तो फिर फाइनल रहा, नौटियाल इस धंधे को संभालता रहेगा। बिल्कुल फाइनल रहा। उससे कह दो कि वह हमें टाइम पर रुपया पहुंचाता रहे, वह भी नंबर 1 में। बदले में वह चाहे उन बाबाओं को नंगा करके भी नचाए तो हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन यारो, मुझे एक बात तो बताओ, ये मिशन आश्रम वाला बाबा का क्या लफड़ा है? सुना है किसी नए छोकरे को नया बाबा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तुम लोगों ने ठीक ही सुना है, पहला नेता कहने लगा। मिशन आश्रम वाला बाबा एक नया प्रोजेक्ट है जिसे नौटियाल लगा रहा है। नौटियाल लगा रहा है? क्या मतलब? तीसरे ने चौंकते हुए पूछा। मतलब ये कि ये नौटियाल का पर्सनल प्रोजेक्ट है। इस पर नौटियाल अपनी तरफ से पैसा लगा रहा है और अपनी ही तैयारियां करवा रहा है। यानी वह अपना कोई बाबा तैयार कर रहा है? करेक्ट। लेकिन उसका कहना है कि जैसे ही ये बाबा तैयार हो जाएगा और उसका कामकाज चालू हो जाएगा, वह हमारी पार्टी को दूसरे बाबाओं से भी ज़्यादा चंदा दिया करेगा। यानी इन्वेस्टमेंट उसकी और फ़ायदा हमारी पार्टी को। करेक्ट। लेकिन अगर नया बाबा बनने तक हमारी सरकार ही चली गई तो हमें कौन सा चंदा मिलना है? मिलेगा, कुछ ना कुछ रकम हमें फिर भी मिलेगी। क्या मतलब? नौटियाल का असूल है, वह सत्ताधारी पार्टी को तो पूरा पैसा देता ही देता है, लेकिन विरोधी पार्टी को भी इलेक्शन के वक्त बाबाओं से मोटा चंदा दिलवाता है। तुम्हें शायद पता नहीं है, हाईकमान को पता है कि जब हम लोग सत्ता में नहीं थे तब भी वह हमें इलेक्शन के वक्त एक अच्छी खासी रकम चंदे के रूप में देता था। फिर तो ये बहुत बढ़िया बात हुई यार। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमारी विरोधी पार्टी है उसे भी नौटियाल इलेक्शन के वक्त मोटी रकम उपलब्ध करवाएगा। बिल्कुल करवाएगा, वैसा भी इसे बना कर रखता है। और यही कारण है कि वह इस धंधे से पुराना जुड़ा हुआ है, उसका कोई विरोध नहीं करता। तो फिर हम लोग क्यों कर रहे हैं? हमें भी नहीं करना चाहिए। करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई बार हाई कमान को कीड़ा काटने लगता है। लेकिन हम सभी उसे बताएंगे कि नौटियाल इस काम के लिए सबसे बढ़िया बंदा है। बता तो हम देंगे, चौथा कहने लगा। लेकिन इससे हमें पर्सनली क्या फ़ायदा होगा? जो भी फ़ायदा होना है पार्टी को होना है, जो भी पैसा आना है पार्टी फंड में आना है। हाँ यार, तीसरा नेता सहमति में गर्दन हिलाकर बोला। थोड़ा बहुत हमारा पर्सनल फ़ायदा भी तो होना चाहिए। हम इस बारे में नौटियाल से बात कर लेते हैं, मेरा ख्याल है वो मना नहीं करेगा। तो करो यार उससे बात, शुभ काम में देरी कैसी? उसे यहीं बुला लेते हैं, बिठाकर बात कर लेते हैं। लगा उसको फ़ोन। 3 नंबर कहने लगा, तब तक मैं हम सभी के लिए पैक बनाता हूँ। पहला नेता मोबाइल पर तेज़ी से एक नंबर डायल करने लगा। अगला दृश्य, अक्खालाल कमिश्नर जगतार सिंह के सामने पेश हुआ। ओए की गल है भाई अक्खालाल? कमिश्नर ने पूछा। इतना उदास क्यों है? मेरी आत्मा मर गई है सर, अक्खालाल ने जवाब दिया। ऐसा लगता है जैसे मैं भीतर से मर गया हूँ। हर पल हर क्षण ऐसा लगता है जैसे मैं पुलिस की नहीं बल्कि उन हरामजादे बाबे की नौकरी कर रहा हूँ। रोजाना वे मुझसे गलत काम करवाते हैं और साथ ही जलील भी करते हैं। वो कैसे भाई? कुछ मेनू भी तो पता चले। कभी ड्रग्स या नकली नोटों की सप्लाई करते हैं तो पुलिस को साथ ले जाते हैं, कभी आश्रम की लड़कियों की पॉर्न मूवी बनाने जाते हैं या उनका कहीं सौदा करने जाते हैं तो पुलिस की गाड़ी मांग लेते हैं ताकि उन्हें कोई रोके टोके नहीं। पता नहीं क्या क्या गलत धंधा होता है आश्रम में सर। बुजुर्गों और बच्चों की किडनी और दूसरे अंग निकलवा कर बेच जाते हैं। आश्रम में अच्छा खासा वैश्यालय चल रहा है जिसमें वीआईपी लोग आकर रुकते हैं। नेपाल, भूटान और दूसरे देशों से बच्चे और लड़कियां सप्लाई होकर आश्रम में आते हैं, जिनके साथ ना जाने क्या क्या होता है। और भी आश्रम में ना दुनिया और भी आश्रम में ना दुनिया जहान के गलत काम होते हैं सर। मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है, जी चाहता पूरे आश्रम को किसी बम से उड़ा दूँ। कमिश्नर उसे घूरने लगा। तू क्या समझदा है? मैं चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहा हूँ। मेरे को तेरी तरह उबाल नहीं आ रहा, मेरा खून गर्मी नहीं खा रहा। अक्खा लाल चौक्का कमिश्नर की ओर देखने लगा। देख काका, कमिश्नर उसे समझाने लगा, कोई भी ईमानदार पुलिस वाला ये सब सहन नहीं कर सकता। तू इस मामले में कल्ला नहीं है। तेरे जैसे बहुत पुलिस वाले हैं जो इस सिस्टम से दुखी हैं। तो क्या हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते सर? कर सकते हैं काका, करने भी लग रहे हैं। तू ज़रा ठंड रख। सॉरी सर, मैं ठंड नहीं रख सकता। आप शायद नहीं जानते, मेरी हालत उन बाबाओं के सामने किसी कुत्ते से भी बुरी है। जानते हैं सर, वह हरामजादा चिलम वाला बाबा परमानंद रोजाना मुझसे क्या कहता है? क्या कहता है? मेरी बीवी पता नहीं कितनी बार उसकी टांगों के नीचे से गुजर चुकी है। कहते कहते चेहरा गुस्से से लाल हो गया अक्खा लाल का।
और भी पता नहीं क्या क्या कहता है। मुझसे तो कहा भी नहीं जाएगा सर। मुझे मुझे पता है वो बहुत ही गंदा आदमी है, कमिश्नर कहने लगा। उसने हमारे और भी बहुत सारे पुलिस वालों से ऐसा कहा है। कई तो बेचारे शर्म के मारे नौकरी भी छोड़ गए। बात यहीं ख़त्म नहीं होती सर। वह मुझ पर दबाव बना रहा है कि अपनी बेटी को भी आश्रम का नाम दिलवाऊँ, उसे वहाँ के साधु संतों की सेवा में लगाऊँ। वह मरेगा, एक दिन ज़रूर मरेगा, बहुत बुरी मौत मरेगा। वह तो जब मरेगा तब मरेगा सर। मैं तो रोज़ाना 100 मौतें मर रहा हूँ। मैं आज आखिरी बार आपके सामने हाथ जोड़कर फरियाद कर रहा हूँ सर। या तो मेरे लिए कोई रास्ता निकालिए, वरना मैं ये पुलिस की नौकरी छोड़कर सबसे पहले उस हरामजादे चिलम वाले बाबा का कत्ल करूँगा। कत्ल कर लेगा उसका, इतना दम है। फिक्र मत कीजिए सर। अक्खा लाल का हाथ अपनी मूँछों की तरफ बढ़ गया। इस बात की परवाह किए बिना कि वह कमिश्नर के सामने खड़ा है, वह अपनी मूँछों को बट चढ़ाने लगा। अक्खा लाल नाम है मेरा। मेरा एक रपटा 100 के बराबर होता है। तो मेरे पास क्या करने आए? कमिश्नर हत्ते से उकड़ गया। जा जाकर कर दे उस चिलम वाले बाबा का कत्ल। मैंने हाथ पकड़ रखे हैं क्या तेरे? अक्खा लाल अपने होठ काटने लगा। जब तेरे को मेरे पर विश्वास ही नहीं है तो जा, जाकर जो करना है कर। अपनी जान गंवानी है तो गंवा। तुझे जब इतनी ही अकल नहीं है कि हर काम तरीके से किया जाता है तो कर ले जो करना है। सॉरी सर। क्या बार बार सॉरी सर कर रहा है? इससे कुछ नहीं होगा। पहले डिसाइड कर कि अपने तरीके से चलना है या मेरे तरीके से। आपके तरीके से। तो फिर आज के बाद कभी मेरे पास कोई शिकायत लेकर मत आना यार। जो काम तुझे दिया गया उसे को करता रहे। चाहे कोई तेरी बीवी या बच्ची के बारे में कितनी बकवास मारे, तूने सहन कर लेना है। बोल, कर लेगा कि नहीं? कर लूँगा सर। मैं सब सहन कर लूँगा। ठंड रखेगा, कभी गुस्सा नहीं करेगा। हाँ सर, मैं ठंड रखूँगा, कभी गुस्सा नहीं करूँगा। तो मेरा भी वादा रहा। तेरी ज़िंदगी में वह दिन जल्दी आएगा जब तू आश्रम में जाकर चिलम वाले बाबा की धुनाई करेगा, और वह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब जा। अक्खा लाल ने कमिश्नर को सैल्यूट ठोका, फिर वापस जाने के लिए मुड़ गया। वह बार बार अपनी मूँछों को मरोड़ी चढ़ाने लगा और बोलने लगा, अक्खा लाल नाम है मेरा। मेरा एक एक रैप्टा 100 के बराबर होता है। अगला दृश्य शाम के 8 बजे थे। घर पर आनंद और चुईया अकेले थे। संजीव और अंजलि में से कोई भी अपनी ड्यूटी से नहीं लौटा था। दोनों के बीच जैसे रस्सा कसी सी चल रही थी। आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे की शक्ति को तौल रहे थे। तभी अचानक आनंद ने कहा, एक जादू का खेल देखेगी? जादू का खेल तू दिखाएगा? हाँ देखेगी। चुईया ने सहमति में गर्दन हिलाई। आनंद ने अपने दोनों हाथ खाली हाथ उसके सामने लहराए। तुम्हें इन हाथों में कुछ दिखाई दे रहा है दीदी? उसने पूछा। नहीं, इन हाथों में बहुत कुछ है, अभी दिखाई देगा। फिर अगले ही पल आनंद उस पर झपटा तथा उन खाली हाथों से चुईया की गर्दन को दबोच लिया। इतनी जोर से दबोच लिया कि चुईया का दम घुटने लगा तथा आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे नाचने लगे। चुईया को आनंद से इस हरकत की ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। वह जोरों से गूं गूं करने लगी तथा स्वयं को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगी। क्षण भर के लिए उसे यूं लगा जैसे उसका दम निकल जाएगा, लेकिन उसी वक्त आनंद ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। चुईया तेजी से अपनी गर्दन को मसलने लगी। अब क्या कहती है? आनंद ने पूछा। मेरे हाथों में कुछ दिखाई दिया? ये क्या हरकत हुई? चुईया बहुत ही मुश्किल से बोल पाई। ये कोई हरकत नहीं थी दीदी, मैं ये बताना चाहता था कि जो हाथ तुम्हें खाली दिखाई दे रहे थे, दरअसल उनमें बहुत सारी ताकत थी। इतनी ताकत कि तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तू कहना क्या चाहता है? यही कि इस घर में जितना खतरा मुझे तुझसे है, उससे कई गुना खतरा तुझे मुझसे है। तू तो तभी मेरा कुछ कुछ बिगाड़ेगी जब तुझे आश्रम से ऑर्डर मिलेगा, लेकिन मुझे किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। जब चाहूँगा तेरी गर्दन उतार कर अलग कर दूंगा। चुईया फटी फटी आंखों से आनंद की ओर देखने लगी। यहाँ रहकर आज पहला सबक सीख ले। जो चीज़ जैसी दिखाई देती है वह ज़रूरी नहीं है कि वैसी ही हो। खासकर इस आनंद ठकराल के बारे में कोई गलतफहमी मत पाल लेना, क्योंकि जैसा मैं दिखाई देता हूँ वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। चुईया की आंखों में पहली बार पराजय के भाव उभरे। सॉरी, चुईया मरी हुई आवाज़ में बोली। याद रख, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर यदि इसी वक्त मैं बाल योगी को फ़ोन करके बोलूँ कि तू मेरी शरण में आ गई है और मेरे कहने पर उसे सूचनाएं दे रही हैं, तो सोच उसे कैसा लगेगा। और अगर मैं उसे ये कहूँ कि उसके साम्राज्य को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, तूने उसे ये खबर मेरे कहने पर दी है, तो सोच उसे कैसा लगेगा। वो मान जाएगा तेरी बात? अपनी चुईया की कुछ नहीं सुनेगा। सुनता हो तो सुना लेना, मैं भी करता हूँ उससे बात। अब माफ़ भी कर दे छोटे भाई, चुईया कान पकड़कर बोली। अपनी बड़ी बहन को माफ़ नहीं करेगा? बड़ी बहन होकर छोटे भाई को धमकियाँ देती है, डराती है। अब नहीं दूंगी कोई धमकी, अब नहीं धमकाऊंगी। पक्का? हाँ पक्का। चुईया फिर कान पकड़कर बोली। अब एक बात तो बता दे। क्या? आश्रम को क्या खतरा है? किससे खतरा है? बाल योगी ने पूछवाया है। हाँ, उसे मैसेज भिजवा कि उसे अपने ही एक साथी बाबा या साध्वी से खतरा है। वह आश्रम को अपने कब्जे में लेना चाहता है और अपनी ताकत को दोगुना करना चाहता है या चाहती है। ये तू क्या कह रहा है? सच यही है, ऐसा ही होगा। अगर मैं तुझे सच्चा लगता हूँ तो मैं भिजवा उसे मैसेज, और अगर झूठा लगता हूँ तो रहने दे। अपनी आंखों से उसके आश्रम की बैंड बजते देख। चुईया को यूं लगा जैसे आनंद कोई पहुंचा हुआ जालसाज हो। उसकी समझ में ना आए कि ये मैसेज आश्रम में भिजवाए या ना भिजवाए। अगला दृश्य किसी चूहे की तरह फुदकता हुआ नौटियाल ने
होटल के उस कमरे में प्रवेश किया जहाँ नेता लोग बैठे खा पी रहे थे। उसने हाथ जोड़कर सभी को नमस्ते की, फिर उनकी इजाज़त लेकर एक सोफ़ा चेयर पर बैठ गया। कैसे हो नौटियाल साहब? पहले नेता ने बड़ी आत्मीयता से पूछा। नेता लोगों, नौटियाल ने जवाब दिया, मैं तो जब माँ के गर्भ से पैदा हुआ था तब भी ऐसा ही था जैसा इस वक्त हूँ। उस वक्त भी मेरी शुगर और बीपी बढ़ा हुआ था, आज भी यही हाल है। नेता ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। फिर पहले ही नेता बोला, हमने तय किया है कि बाबा वाली डील का काम तुम्हारे जिम्मे ही रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। तुमने जैसे अपना काम करना हो करो, लेकिन पार्टी फंड में पूरा पैसा पक्के में टाइम पर पहुंच जाना चाहिए। बस इसलिए बुलाया था मुझको यहाँ? यार तुम्हें खुशखबरी दे रहे हैं, तुम्हारा काम ज्यों का त्यों बरकरार रख रहे हैं। नौटियाल के चेहरे पर व्यंग के भाव उभर आए। वह अपनी मूछों की लकीर को दाएं बाएं हिलाने लगा। साहब लोगों, फिर वह कहने लगा, जैसे आप लोग खुशखबरी कह रहे हो, ये मेरे लिए मामूली बात है। मुझे मालूम है मेरा काम कहीं नहीं जाने वाला, और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ये खुशखबरी देने के लिए आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। जिस असली काम के लिए बुलाया वह काम बोलो जी। जब तुम इतना दिमाग रखते हो, दूसरा नेता कहने लगा, तो सब समझ जाओ, हमें कहने की ज़रूरत ही क्यों पड़े। ओ मेरे बादशाह, इस तरह की छोटी छोटी बातें आपको कहनी ही नहीं चाहिए। मैं ताबेदार हूँ आप लोगों का, हुक्म करो, कितने लोगों की कितनी कितनी सेवा करनी है। अब हम क्या बताएं नौटियाल साहब, तुम खुद समझदार हो। मेरे माल को, नौटियाल हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। आप जितना हुक्म करोगे आपकी सेवा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त? शर्त कैसी? मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे काम में बिल्कुल टांग ना अड़ाई जाए। मैं बाबाओं से किस तरह वसूली करता हूँ, कितने की वसूली करता हूँ, और अपने खुद के प्रोजेक्ट मिशन आश्रम वाला बाबा को किस तरह पूरा करता हूँ, इसमें बिल्कुल टांग ना अड़ाई जाए। सभी नेताओं ने आपस में एक दूसरे की ओर देखा, फिर सभी की गर्दनें सहमति में ली। इसके अलावा एक छोटी सी शर्त यह है कि मैं जिस भी आश्रम पर छापा डलवाना चाहूँ आपको वहाँ फोर्स भेजनी होगी। छापा? तुम किसी आश्रम पर छापा डलवाना चाहते हो? इस समय सारे बड़े बड़े बाबा एकजुट होकर मेरे खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, नौटियाल कहने लगा। अगर मैंने एक आध आश्रम पर छापा डलवा दिया और उस बाबा को जेल की हवा खिलवा दी, तो यह पक्का हो जाएगा कि दूसरे बाबा लोग मुझसे बाहर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन इससे दंगा फैल जाएगा, बाबा के भक्त प्रसाद फसाद खड़ा कर देंगे, इससे हमारे वोट बैंक का भी सत्यानाश हो जाएगा। तुम्हें शायद पता नहीं है कि हम बाबाओं से पैसे के साथ साथ वोट भी लेते हैं। इलेक्शन के दिनों में बाबा लोग अपने भक्तों से हमें वोट भी दिलवाते हैं। गलत फहमी है आपकी। ऐसी घटनाओं से वोट बैंक घटा नहीं करते बल्कि बढ़ जाते हैं। लोगों का सरकार में विश्वास बढ़ता है। उनके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि सरकार ईमानदार है, बड़े से बड़े पावरफुल आदमी का भी लिहाज नहीं करती। हमें इस बारे में ऊपर बात करनी पड़ेगी। बड़े माल को जिससे चाहो बात कर लेना। साथ में ये बात भी कर लेना कि नौटियाल सिर्फ अपनी शर्तों पर ही काम करेगा। अगर उनको मेरी शर्तें मंजूर नहीं है तो मुझे रुखसत करें और किसी को ये काम सौंप दें। यार तुम तो हत्ते से उखड़ रहे हो, नाराज़ हो रहे हो। नमस्ते कहकर नौटियाल ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए, फिर एक ही झटके से उठ खड़ा हुआ। फिर इससे पहले कि उन नेताओं में से कोई कुछ बोलता, नौटियाल इस कमरे से बाहर था।